Hello, good afternoon, my dear students and colleagues. Welcome in group of engineering drawing. And today I start the class on this subject because you all know the corona is again coming and fastly coming in India also. So it's my uh, it's my wish to all study from home, and it is the best way for the precautions. तो आज जो क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का मेन मकसद मेरा यही है कि मैं आप लोगों को घर बैठे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के ऊपर कुछ टिप्स दे पाऊँ या कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर पाऊँ, या अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो हो सकता है कि हम इस सब्जेक्ट को पूरा ही कवर कर पाएँ। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को ताकि आप लोग इसको कवर कर पाओ मेरे साथ साथ। और स्पेशली स्टूडेंट्स का पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो ए टीचर, आई एम ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। सो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी के बेस के ऊपर जो स्टडी को लेके काफ़ी टेंस है, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी हम कर नहीं पा रहे। कभी स्कूल या कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं कोरोना के कारण और कभी बंद करने पड़ते हैं, तो इसलिए बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चल रही है लाइफ में। हम डेली खा पी रहे हैं वो भी चल रहा है लाइफ में, और डेली हम बाकी काम भी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी को लेके जो मैं सोच रहा हूँ कि वो काफ़ी हम पीछे रहते जा रहे हैं। तो स्टडी को लेके हम पीछे ना रहें, सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी हो सकते हैं। तो मेरी विश है कि सर्कमस्टांसेस ज़्यादा ख़राब ना हो, कोरोना पहले की तरह ही हम सबकी जद्दोजहद से, सबके प्रिकॉशन लेने से कोरोना जल्दी ही ख़त्म हो जाए इंडिया से, पूरे पंजाब से। तो हम लोग इजीली घर बैठे कुछ सीख पाए, इसीलिए मैं ये क्लास दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, लास्ट 1-2 वीक से फ़ोन भी आ रहे थे, तो ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस आई कांट टेक द क्लासेस, सो नाउ आई एम फ्री, सो आई थिंक आई टेक द क्लास मिनिमम 1 आवर डेली ऑनलाइन। तो अगर हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं तो बेनिफिशियल भी रहेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ITI कर रहे हैं, जहाँ डिप्लोमा कर रहे हैं, जहाँ BTech कर रहे हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा। दोज आर लर्निंग इन ITI, डिप्लोमास और BTech एंड BE। तो बेसिक सब्जेक्ट है ये, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सभी को कवर करना होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा सब्जेक्ट पे आता हूँ। तो सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब नाम हमारे दिमाग में आता है तो काफ़ी जो ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग आफ्टर अप टू 10th या अप टू +2 जो पढ़ा होता है वही चीज़ें ज़्यादातर दिमाग में आती हैं कि वो सिंपल एक आर्टिस्टिक ड्राइंग का जब नाम आता है बेसिकली कि सिंपल एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होगी। जैसे हमने 10th में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हमने एक ब्रिक बना दी, जब ब्रिक के ऊपर हमने एप्पल को रख दिया, है ना, जहाँ एक हमने जग बना दिया, एक चार्ट बॉक्स बना दिया, जहाँ ज़्यादा है तो एक पेंटिंग बना दी, एक अच्छे कैनवस के ऊपर पेंटिंग बना दी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है थोड़ा सा, लेकिन ड्राइंग का नाम आते ही दिमाग में स्टूडेंट्स के यही आता है कि ड्राइंग शायद वही ड्राइंग है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है। लेकिन ऑलरेडी जो 8th स्टैंडर्ड तक हमने ड्राइंग पढ़ी है, थोड़ा सा ड्राइंग का बेसिक तो हम लर्न कर गए थे वहाँ तक, लेकिन दैट इज़ यू कैन से दैट इज़ द आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है, हमने एक पेंटिंग बना दी या एक स्केच बना दिया या किसी चीज़ को देख के थोड़ा वैसा व्यू दे दिया, दैट से एज ए आर्टिस्टिक ड्राइंग। क्लियर? तो बेस तो ऐसा नहीं है कि वो आर्टिस्टिक ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस नहीं है, बेस तो हमारा वहीं से बन चुका था।
आर्टिस्टिक ड्राइंग जो हमने कवर की थी ऑलरेडी बेस हमारा वहीं से बन चुका था। आर्टिस्टिक ड्राइंग से जो हमारे व्यूज थोड़े थोड़े क्लियर हुए थे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर व्यू कवर हो गए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है कि वी आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सपोज वी आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड वी आर नो नीड ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। नो डियर, दिस इज रॉन्ग। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हो तो आप सिंपल एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ये हमारा माउस है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए ये माउस बेसिक चीज है, दैट इज द बेसिक, यू कैन से दैट इज एज ए पेन फॉर ए कंप्यूटर ड्राइंग कंप्यूटर इंजीनियर। तो लेकिन आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब से आप माउस को यूज़ कर रहे हो तो आपने मिनिमम 5 या 6 तरह के डिफरेंट माउस के डिज़ाइन जब माउस की शेप्स को देख लिया होगा अभी तक, जब यूज़ कर लिया होगा, वी कैन से यूज़ कर लिया होगा। तो ये डिफरेंट शेप्स एक्चुअली बना कौन रहा है, इसमें ये कर्वेचर सरफेस कितना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, ताकि इजीली यूजेबल हो। क्लियर। तो ये जो आए दिन माउस का, इवन सिंपल माउस का डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है। ये माउस का डिज़ाइन चेंज कौन कर रहा है? वहाँ अगर आप इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, तो वहाँ स्पेशली हम ये तो नहीं कह पाएंगे कंपनी में कि मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाओ कोई ड्राइंग बनाएगा, नो, बिकॉज वी आर आल्सो इंजीनियर। तो हमें भी तो ये कवर करना होगा, ठीक है ना। तो हमें भी तो माउस का डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपका कोई भी सर्किट सिस्टम देखते हैं, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है ना। अगर स्ट्रीम में अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आ जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आ जाते हैं, तो उन इंजीनियर्स में हम देखते हैं कि आए दिन क्या होता है कि वी आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट सर्किट्स हैं हमारे पास, लाइक दैट। क्लियर। तो ये डिफरेंट सर्किट्स हैं, कहाँ पे कैपेसिटर लगना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगना है, कैपेसिटर की लेंथ विड्थ थिकनेस क्या है, रेजिस्टर की हाइट क्या रहेगी, डायमीटर क्या रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेट्स लगनी है, इनकी थिकनेस क्या रहेगी, प्लेट्स की लेंथ विड्थ क्या रहेगी, डिफरेंट सर्किट्स को कहाँ कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ कहाँ हमें उनको आपस में जो है इनकी सोल्डरिंग करनी है, नहीं करनी, कहाँ पे ट्रांसफार्मर रहेगा, ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा, उसकी थिकनेस विड्थ वगैरह कैसी होगी, उसका इंटरनल डिज़ाइन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को भी करनी पड़ेगी। तो वहाँ अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा है तो उसको ये तो नहीं कहना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं आप मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर आओ कोई डिज़ाइन करेगा। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हमें ड्राइंग का पता होना चाहिए, क्लियर ना। और अगर आप सिंपल एक मैं कटआउट ही लेता हूँ, सपोज सिंपल आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कटआउट है, तो इस कटआउट में कितनी कैविटी रखनी है, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, इस फ्यूज की लेंथ कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, है ना, इन वॉल्स की थिकनेस कितनी रहेगी, क्लियर। और इसकी फ्रंट व्यू इसका कैसा रहेगा, इसका साइड व्यू कैसा रहेगा, इसका रियर व्यू कैसा रहेगा, तो ये इसका लेफ्ट व्यू या राइट हैंड साइड व्यू कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे शो होंगी, ऑल थिंग्स शो ऑन द ड्राइंग। तो इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, चाहे हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो हमें ड्राइंग्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। अगर हम डिज़ाइनिंग सेक्शन में हैं, जहाँ हम प्रोडक्शन सेक्शन में हैं, और इवन हम क्वालिटी सेक्शन में हैं, एंड इवन वी कैन से यू आर इन द वेंडर डेवलपमेंट, तो इन सभी सेक्शन में जब तक आपको ड्राइंग की नॉलेज नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक अगर तो आपको सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो प्रोडक्ट का स्टार्ट कहाँ से होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो स्टार्ट होता है वो इंडस्ट्री में डिज़ाइन सेक्शन से होता है। तो अगर आपको डिज़ाइन ड्राइंग की नॉलेज नहीं है, देन यू आर द आउट फ्रॉम द डिज़ाइन सेक्शन, सिंपली, क्लियर। क्योंकि ड्राइंग की नॉलेज नहीं है तो आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, क्लियर ना। और सेकंड पार्ट होता है इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में भी जब प्रोडक्शन होती है तो नॉर्मली पहले ड्राइंग को रीड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रोडक्शन की कौन सी मशीन हमने कहाँ पे लगानी है, जब इवन मशीन ऑलरेडी लगी हुई है प्रोडक्शन की, तो हमने कौन सा पार्ट कैसे बनाना है, कैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, या कैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यू कैन से
तो ये सारा भी आप अगर ड्राइंग को रीड नहीं करोगे या ड्राइंग की नॉलेज नहीं रखते तो आप उसकी अच्छी तरह प्रोडक्शन नहीं करवा पाओगे। चलिए, तीसरा सेक्शन आ गया इंडस्ट्री में हमारा क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल में भी आपने जो प्रोडक्ट आपके पास बन के आ गया उसको अब आपने चेक करना है, दैट इज एज पर द क्वालिटी और एज पर नॉट। और क्वालिटी की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो ड्राइंग के ऊपर दी होती हैं। जैसे सिंपल आपको बताऊं कि सरफेस फिनिशिंग सिंबल्स, टॉलरेंस सिंबल्स, तो ये दीज आर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग, दीज आर द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। तो अगर आपको ड्राइंग या डिज़ाइन की नॉलेज नहीं है तो आप उसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे? जब भी आपने क्वालिटी चेक करनी है, जैसे मैं स्पॉट में मैंने क्वालिटी कंट्रोल में काम किया है, ठीक है ना, नेशनल रबर कन्वेयर में क्वालिटी कंट्रोल में काम किया है, तो वहाँ हमारे पास क्या होता था, वहाँ हमारे पास ड्राइंग आ जाती थी। ड्राइंग को रीड करके हम देखते थे कि आवर प्रोडक्ट इज एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट। और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जहाँ को ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड से रीड होते हैं और जहाँ पे ड्राइंग से रीड होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ड्राइंग को रीड करना नहीं आता या ड्राइंग की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तरह चेक नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? तीसरा चौथा सेक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है वेंडर डेवलपमेंट कि ठीक है, आप इंडस्ट्री में ये सेक्शन में नहीं अगर वर्क कर पा रहे तो आपको वेंडर डेवलपमेंट के पास भेज दिया जाता है कि वेंडर के पास जाके हमारा ये प्रोडक्ट है उसको डेवलप करवाओ। अब जब आप वेंडर डेवलपमेंट के पास जाते हो तो वेंडर तो खुद उसमें इतने अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर, कभी कभी वेंडर इतने ज़्यादा रिच नहीं होते, लैंडलॉर्ड नहीं होते, तो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं। तो वो इंडस्ट्री को डिमांड करते हैं कि हम अपना कोई इंजीनियर सेट भेजो हमें जो आके हमें आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में समझा सके, देन जो बता सके कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होगा, इसकी प्रोडक्शन लाइन कैसे चलेगी। तो उस केस में भी आपने क्या होता है कि वेंडर डेवलपमेंट में जब आप जाते हो तो वेंडर के पास भी आप ड्राइंग लेके जाते हो पहले, तो ड्राइंग को रीड करके उसको बताते हो कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे डेवलप होगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो लास्ट में पार्ट बचा सेल्स लास्ट पार्ट तो इंडस्ट्री में यही बचा कि सेल्स एंड सर्विस। तो जब आप सेल्स एंड सर्विस में भी जाते हो तो सिंपली आपने देखा होगा कि आपके घर आपने कोई नई वॉशिंग मशीन भी अगर परचेज की है और जहाँ आपने कोई नया फ्रिज परचेज किया है, ठीक है, जैसे सिंपल आपने घर में माइक्रोवेव परचेज किया है, तो जो आपके पास सर्विस इंजीनियर आता है कभी कभी वो भी ड्राइंग को देख के रीड करके बताता है कि इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे फिट होगा या ये वाला पार्ट डैमेज होगा। तो आपको ड्राइंग की नॉलेज जो है प्रोडक्ट की स्टार्टिंग स्टेज से लेके एंड स्टेज तक ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी क्लियर? तो बेशक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है, आप कोई भी इंजीनियर हो तो आपको ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर हम देखते हैं मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्ट तो इनका तो बेस ही ड्राइंग है भैया। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल में तो एक सिंपल नीडल से लेके जो आपकी एक सिरिंज की नीडल होती है, नीडल से लेके आप हवाई जहाज तक और एरोस्पेस शटल तक जो है वो सारा डिज़ाइन के ऊपर ही पहले बेस काम चलता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और अगर आप सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट इंजीनियर हो तो जितने भी आपके सिविल के ब्रिज बनते हैं, शेड बनते हैं, वाटर टैंक्स बनते हैं, ठीक है, रोड्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन द ड्राइंग। तो सब इवन आप सिंपल अपने घर का मैप भी बनवाते हैं तो आप क्या करते हो, पहले आप एक आर्किटेक्ट से अच्छा सा डिज़ाइन बनवाते हैं कि हमारा घर जो है अच्छा यूटिलाइज स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज हो और अच्छा घर बने। तो सब जगह आपको अगर सिविल में भी देखा जाए, आर्किटेक्ट में भी देखा जाए, तो मैकेनिकल में भी देखा जाए, तो इन तीनों का तो बेस ही ड्राइंग है। क्लियर? तो ड्राइंग बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी इंजीनियर हो, maybe you are a electronics engineer, maybe you are a electrical engineer, you are a electronics engineer. In the all engineering lines, इंटरनेट कनेक्शन प्रोडक्ट हो गया। तो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग ड्राइंग से। तो मे बी यू आर द सिविल इंजीनियर, मे बी यू आर द मैकेनिकल इंजीनियर, मे बी यू आर द कंप्यूटर इंजीनियर, मे बी
you are the electronic or electronics engineer, or maybe you are the electrical engineer, and maybe you are an architect. In the all lines, you should need the basic knowledge of the drawing. Without the basic knowledge of the drawing, you can't design a product, you can't manufacture a product, you can't check a product, and you can't give a proper service about your product without the help of and without the knowledge of engineering drawing. Is it clear? तो मैं दोबारा थोड़ा फिर वहीं से चलता हूँ कि अप टू 8 स्टैंडर्ड, अप टू +2 स्टैंडर्ड तक, अप टू 10 स्टैंडर्ड तक हमने जो पढ़ा था, वो ड्राइंग जो थी, एक नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्राइंग में आपका बेस नहीं है, तो हमारा बेस ड्राइंग का वहीं से बना है। अगर किसी की 8 स्टैंडर्ड तक आपने ड्राइंग पढ़ी है तो आपका ड्राइंग का बेस वहाँ से थोड़ा बन गया था। किसी ने 10 स्टैंडर्ड तक ड्राइंग पढ़ा है तो 10 स्टैंडर्ड तक इंजीनियरिंग स्केल्स वगैरह आ सकते हैं, तो आपका ड्राइंग का थोड़ा बेस और ज़्यादा बन गया। किसी ने +2 तक या वोकेशनल तक ड्राइंग पढ़ी है तो उसमें व्यूज आ जाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो आपका ड्राइंग का बेस थोड़ा और ज़्यादा बन गया था। क्लियर? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा बेस है ऑलरेडी 8 से लेके +2 स्टैंडर्ड तक थोड़ा बना था, लेकिन वो जो बेस था अगर हम उसमें से टेक्निकल पार्ट हटा दें तो वो बेस सारा सारा बेस जो है वो आर्टिस्टिक ड्राइंग का था। एक तरह की हमने आर्टिस्टिक ड्राइंग ही पढ़ी थी। क्लियर? लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अब इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्टिक ड्राइंग दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कैसे हो रही है, अब मैं थोड़ा इसके ऊपर बात करूँगा। आर्टिस्टिक ड्राइंग सिंपल ये है कि आपने कोई स्केच बना दिया, कैनवस के ऊपर आपने कोई पेंटिंग बना दी, किसी का आपने पोर्ट्रेट बना दिया, ठीक है, चाहे सिंपल कोई टेक्निकल चीज़, थोड़ा सा व्यू बना दिया टेक्निकल का, एक ब्रिक है उसका व्यू बना दिया, एक सिलेंडर है हमारे पास सिंपल तो उसका सिलेंड्रिकल व्यू बना दिया हमने, एक हमारे पास सिंपल कोई कोन है तो उसका कोनिकल व्यू बना दिया। तो ये सिंपल एक आर्टिस्टिक ड्राइंग की है। क्लियर? लेकिन इस आर्टिस्टिक ड्राइंग में अगर हम कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐड कर देंगे, टेक्निकल चीज़ें मीन्स सपोज उसकी डायमेंशंस, सपोज उसकी टॉलरेंसेस, सपोज उसके अलाउंसेस, है ना, तो और सपोज उसके कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और एज पर द कन्वेंशन उसको अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो हमारी जो ड्राइंग है वो टेक्निकल ड्राइंग मीन्स यू कैन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में कन्वर्ट होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? सो बेसिकली दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, अब हम आते हैं व्यू पे मेन सब्जेक्ट के ऊपर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड व्हाट इज द नीड तो मैं बता चुका हूँ, एंड व्हाट इज द इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिंपल व्यू से बात करूँ, तो सपोज वी हैव ए क्यूबाइड बॉक्स, और सपोज यू कैन से वी हैव ए क्यूब। अब इस क्यूब को अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूँ सपोज, तो इसका ये जो व्यू आएगा दैट व्यू से एज ए फ्रंट व्यू ऑफ द क्यूब। इज इट क्लियर? अगर इसी क्यूब को बैक एंड साइड से देखता हूँ, क्यूब थोड़ा सेम सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको सारे व्यू सेम आएंगे इसलिए मैं थोड़ा इसको लेके चल रहा हूँ पहले। अगर मैं इसको फ्रंट में क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ तो इसका फ्रंट व्यू आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, एक स्क्वायर दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर। सो दैट इज द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब। क्लियर? और इसी क्यूब को अगर मैं बैक साइड से देखता हूँ, यू कैन से द रियर व्यू। अगर मैं इसको घुमा के इस रियर व्यू को घुमा के आपकी तरफ ऐसे करूँ तो इसका रियर व्यू भी क्या आएगा हमारे पास, एक स्क्वायर आ रहा है। तो इट मीन्स हम अगर क्यूब में देखते हैं तो फ्रंट व्यू भी एक स्क्वायर है और रियर व्यू भी एक स्क्वायर है। ऐसे अगर इसको मैं टॉप से देखता हूँ और इसकी एक व्यू लेता हूँ, इसका एक व्यू लेता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? ऐसे इसको अगर मैं बॉटम से देखता हूँ तो उसका एक व्यू लेता हूँ तो वो भी मेरे पास एक स्क्वायर आ रहा है। और ऐसे अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूँ, इसका एक व्यू लेता हूँ तो वो भी मेरे पास स्क्वायर आ रहा है। और ऐसे अगर इसको राइट हैंड साइड से देखता हूँ, आपकी तरफ से राइट हैंड साइड होगी है, राइट हैंड साइड से देखता हूँ उसका व्यू ले रहा हूँ तो वो भी एक स्क्वायर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स इफ वी हैव द क्यूब so then we have the how many views from the different orthographic directions
ऑर्थो मीन्स जब मैं इसको 90 डिग्री देख रहा हूँ, तो वी हैव द डिफरेंट 6 स्क्वायर व्यूज। इस क्यूब के 6 स्क्वायर व्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आपको और डेप्थ में लेके जाना चाहूँगा कि मैंने क्यूब को अगर कहीं भी, जैसे हम ड्राइंग में भी पहले बोलते हैं कि इफ योर क्यूब और मे बी इफ योर प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन ए स्पेस, अगर आपका क्यूब जब आपका प्रोडक्ट स्पेस में कहीं प्लेस्ड है, देन हाउ मेनी व्यूज और हाउ मेनी you can say how many views or sides of the product if the product in space. So answer of that, if your product in space, then we have the up to infinite views. Clear? If your product in space, then we have the up to infinite views. तो पहले तो मैं इसको क्लियर करूंगा कि infinite views कैसे होंगे। मैं बिल्कुल आपको जीरो बेस से लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग के भी नॉलेज नहीं है। तो इफ योर क्यूब इज इन प्लेस, देन यू हैव द अप टू इन्फिनिट व्यूज। तो इसके इन्फिनिट व्यूज कैसे होंगे? सपोज अगर मैं कहूँ कि क्यूब आपका यहाँ पे है एंड दिस इज अवर पोजीशन, ये बात की मेरी पोजीशन है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास एक कैमरा है और मैंने एक क्यूब की फोटो ले ली, क्लिक किया, मैंने एक फोटो ले ली, तो मेरे पास इस पोजीशन से एक डिफरेंट व्यू होगा, ठीक है। अब मैं सेंटर वाली पोजीशन पे आ गया, सपोज सिंपली बताऊं तो यहाँ से क्लिक ले रहा हूँ इसकी सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट व्यू होगा। अब मैं इस कॉर्नर वाली पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से क्लिक ली तो डिफरेंट व्यू होगा। अब अगेन इस साइड से मैंने क्लिक ली तो यहाँ से डिफरेंट व्यू होगा। इस कॉर्नर से क्लिक ली तो डिफरेंट व्यू होगा। रियर व्यू से क्लिक ली तो डिफरेंट व्यू होगा। अगेन फ्रॉम दिस साइड मैंने क्लिक ली तो डिफरेंट व्यू होगा। तो अभी तो ये 5-6 व्यू ही मैंने बताया आपको डिफरेंट व्यूज के अकॉर्डिंग। लेकिन अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अब सपोज 0 डिग्री पे खड़ा हूँ क्यूब के साथ, यहाँ पे सपोज वर्टिकली 0 डिग्री पे खड़ा हूँ, जब मैं ये करो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली बेसिकली बेस पे घूमेंगे, अभी हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री पे खड़ा हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक क्लिक ली, अब मैं 1 डिग्री घूम गया, फिर क्लिक ली, फिर मैं 2 डिग्री पे चला गया, फिर क्लिक ली, 3 डिग्री पे चला गया, फिर क्लिक ली, 4 डिग्री पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर, और ऐसे मैं 0 से लेके ऑल अराउंड सॉरी 0 से लेके ऑल अराउंड मैं 360 डिग्री घूमा। चलिए जस्ट तो अगर मैं 0 से लेके ऑल अराउंड मैं 0 to 360 डिग्री ऑल अराउंड घूमा इसका, और मैं एक क्लिक लेता गया, इसकी एक फोटो लेता गया अपने कैमरे, तो मेरे पास 360 इसके डिफरेंट व्यूज होंगे क्या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। नो डाउट 1 डिग्री और 2 डिग्री में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। अब 1 डिग्री और 60 डिग्री में डिफरेंस ज़्यादा होगा, जब 1 डिग्री और 30 डिग्री में डिफरेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर 7-7 की डिग्री कवर करूँ तो डिफरेंस बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको याद होगा कि जब मैं भी आपकी तरह जब स्टूडेंट था, या ये कह बच्चा था, तो उस टाइम हमारे टाइम में क्या होता था कि एक कपिल देव की एक वो शॉर्ट वाली बुक आती थी जिसमें वो बैट के साथ शॉट मारता है बॉल, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट शॉट के व्यूज होते थे, एक डायरी सी आती थी छोटी सी, तो डिफरेंट शॉट के व्यूज होते हैं। तो उन डिफरेंट शॉट्स के व्यूज को लेकर वो इकट्ठा कलेक्ट कर लेते थे, मतलब असेंबल कर लेते थे, यू कैन से बाइंड कर लेते थे एक तरफ। और जब हम उस बुक को ऐसे ताश की पत्तियों की तरह ऐसे जब एकदम उसको घुमाते थे, तो वो बुक में हमें ऐसा लगता था कि जैसे कपिल देव शॉट मार रहा है बॉल, क्योंकि उसमें शॉट मारते हुए डिफरेंट व्यूज थे, क्लियर। तो सेम आपके जो तो डिफरेंट व्यूज को जब हम एक ही डायरेक्शन में जब हम फटाफट रोटेट करते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे शॉट मारा है। सेम ऐसा कहाँ होता है? सेम ऐसा आपकी वीडियो में होता है, आपकी फिल्म में होता है। तो फिल्म में भी डिफरेंट नेगेटिव्स क्लिक करते जाते हैं, तो जब वो फोटो चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट हो रही है, क्लियर। तो लेकिन अगर मैं फिल्म में भी देखता हूँ तो डिफरेंट व्यूज में जो है डिफरेंस तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। तो जब उनको हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हमें मूवमेंट उसमें दिखती है। तो सेम ऐसी मैं बात यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, जब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 0 डिग्री पे अपने
को खड़ा करके कैमरे से फोटो ली, तो 0 to 360 डिग्री ऑल अराउंड मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट 360 व्यूज हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? यस, हो जाएंगे। अब सेम मैं कह रहा हूँ मैं 0 डिग्री नहीं घूम रहा, मैं अब 1 डिग्री नहीं घूम रहा, अब मैं 0 से हाफ डिग्री घूम रहा हूँ। जब मैं 0 से 1 डिग्री घूमा 360 डिग्री तक, तो मेरे पास कितने व्यूज हो जाएंगे डिफरेंट? 360। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक डिग्री पे नहीं घूम रहा, मैं हाफ डिग्री पे घूम के डिफरेंट क्लिक ले रहा हूँ, तो मेरे पास 720 व्यू हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? यस। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं हाफ डिग्री का भी हाफ पे घूम रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास 360 व्यू और ऐड कर लो। और अभी मैं सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उस पर 0 डिग्री पे था, अब जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अब मैं खड़ा हूँ वो भी मैं 1 डिग्री टिल्ट हो गया, फिर इसकी फोटो ले रहा हूँ। तो ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे टिल्ट हो गए, डिफरेंट इसकी फोटो ले रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे व्यूज हो जाएंगे। और ऐसे ही 1 डिग्री की जगह हाफ डिग्री का उसकी भी हाफ डिग्री क्लिक ले रहा हूँ, वी आर सो मेनी व्यूज। तो इट मीन्स वी कैन से इफ आवर ऑब्जेक्ट लाई इन स्पेस, अगेन मैं वहीं पे आ रहा हूँ जहाँ से हम चले थे, इफ आवर ऑब्जेक्ट लाई इन ए स्पेस देन वी हैव टू अप टू इन्फिनिटी व्यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्पेस में लाई कर रहा है तो हमारे पास अप टू इन्फिनाइट व्यूज होंगे उस ऑब्जेक्ट के व्हेन दैट ऑब्जेक्ट लाई इन ए स्पेस। इज इट क्लियर? तो अब अगर आप अप टू इन्फिनिटी व्यू वाली ड्राइंग किसी वेंडर को दे दोगे या किसी इंडस्ट्री में उसको डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दोगे, तो वो तो किसी को क्लियर ही नहीं होगी, किसी को क्लियर ही नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि व्यू ऐसा दिखता है, कोई कहेगा ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेशन, वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा व्यू दे, अप टू इन्फिनिटी में से कौन सा व्यू दे, कौन सा ना। नो डाउट हर व्यू उस ऑब्जेक्ट का ही होगा, लेकिन कौन सा व्यू प्रॉपर उसको दे और कौन सा व्यू ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो फिर उस कॉम्प्लिकेशन, उस प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? स्टैंडर्ड्स इसीलिए बनाते हैं कि सारी चीजें जो है स्मूथ चले। मैं बहुत डेप्थ में लेके थोड़ा जा रहा हूँ आपको, क्योंकि बीइंग इंजीनियर आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी थोड़ी जरूरी है, एंड व्हाई वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ये भी पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हम किसी भी ऑब्जेक्ट के क्यों बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स क्यों मेंटेन करते हैं, या पर्टिकुलर ये कह लो सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि एवरीथिंग शुड बी इन स्मूथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे सिंपल आपको एग्जांपल दूं, हमने रोड के ऊपर स्टैंडर्ड बना दिया कि रेड लाइट पे हमने रुकना है, येलो लाइट के ऊपर हमने चलने के लिए तैयार बंद होना है, और ग्रीन लाइट पे हमने चल पड़ना है। अगर ये तीनों लाइट्स के स्टैंडर्ड ना होते तो क्या आपस में टक्करें होती, लोगों की आपस में क्रैश होते, यही होता ना, गाड़ियाँ क्रैश होती, आपस में टक्करें होती। तो वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स फॉर द रोड। ऐसे हमने हमारे कंट्री में ऐसे ही स्टैंडर्ड बना कि कोरोना आ गया तो वी शुड वियर द मास्क। अभी मैं अकेला लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क लगाया नहीं हुआ, क्योंकि रूम में मैं अकेला हूँ। तो अगर हमारे कंट्री में अब कोरोना आ गया तो वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, क्या कि हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, हम अपना टेस्ट करवाएंगे, कोरोना टेस्ट करवाएंगे। सो वी मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। सो अगर हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत सारे लोग कोरोना से बच जाएं और बहुत सारी पॉपुलेशन बच जाए, ठीक है। तो वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, ताकि प्रॉब्लम है। ऐसे ही प्रेशर कुकर को ले लो, प्रेशर कुकर का स्टैंडर्ड बना दिया कि इतने स्टैंडर्ड में अगर आपका 2 लीटर या आपका सपोज 3 लीटर का प्रेशर कुकर है या 5 लीटर का है, तो उस पर प्रॉपर डिजाइन इंजीनियर ने पहले चेक किया होगा कि 5 लीटर वॉल्यूम के ऊपर भी वो थोड़ा सा रख दे उसको, तो वो इतनी स्टीम इतने प्रेशर के ऊपर ब्रस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। वायर के ऊपर हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि रेड कलर की कोटिंग होनी चाहिए, इस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होनी चाहिए, ब्लू की होनी चाहिए, येलो की होनी चाहिए, लाइक दैट स्टैंडर्ड्स। क्लियर? सो वी मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे हमने ड्राइंग के लिए भी स्टैंडर्ड बनाए, ऐसे हमने ड्राइंग के लिए भी स्टैंडर्ड बनाए। ड्राइंग के लिए अब स्टैंडर्ड बनाने की क्यों जरूरत थी, प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड बना दिए। व्हाई वी मेक द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्राइंग। सॉरी, अगर मैं आपको ये पूछूं कि वो ये क्वेश्चन मेरा पुट हो रहा है आपको कि वी मेक द स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्ट, बट व्हाई वी मेक द स्टैंडर्ड फॉर द ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हमने स्टैंडर्ड क्यों बनाया, प्रोडक्ट के लिए तो हमने स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है ना, लेकिन ड्राइंग के लिए हमने स्टैंडर्ड को क्यों बनाया, बिकॉज
ड्राइंग इज द बेस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ड्राइंग हर प्रोडक्ट का बेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बनाना ही पड़ेगा। अगर बेस का स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कैसे होगा? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता जब हम उसका बेस का स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर? सो वी मेक द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाए, सबसे पहले हमने जो ड्राइंग के लिए स्टैंडर्ड बनाया दैट इज द BIS, दैट इज द BIS 696, BIS 696। So BIS, Bureau of Indian Standards। अब Bureau of Indian Standards में we have the thousand standards under the Bureau of Indian Standards, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो 696 नंबर का स्टैंडर्ड है, दैट स्टैंडर्ड पर्टिकुलर अबाउट द जनरल ड्राइंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे लॉज की बुक होती है तो उसमें नंबर के साथ हम काउंट करते हैं कि क्रिमिनल लॉज के लिए ये वाली नंबर की बुक पढ़ो, है ना, थेफ्ट के लिए ये वाली पढ़ो, है ना, तो ऐसा कोई केस है तो ये नंबर का पढ़ो। तो सेम ऐसे स्टैंडर्ड्स के लिए हुई है सो मेनी बुक्स, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो आपको मिलेंगे वो है मालिक भवन न्यू दिल्ली, ठीक है, बहादुर शाह जफर मालिक भवन न्यू दिल्ली, वहाँ पे इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड का ऑफिस है जहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग का स्टैंडर्ड बना दिया 696। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी बहुत सारे थाउजेंड बुक्स हैं, ठीक है। तो जो 696 नंबर की बुक है दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड विद द ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जिस टाइम मैं आपकी तरह स्टूडेंट था 1992 में, तो उस टाइम पूरे इंडिया में 696 चल रही थी बुक। इंजीनियरिंग ड्राइंग जहाँ भी हम करते थे, जानना भी जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी जाती थी या पढ़ाई जाती थी, तो 696 नंबर की बुक चल रही थी। बट फिर 696 में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में जाकर काम आते हैं। स्टूडेंट लेवल के ऊपर उनकी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं कह सकते, ज़्यादा काम नहीं आते, डेप्थ में नहीं है स्टूडेंट लेवल पे। तो फिर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लेवल पे इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड चाहिए नहीं, तो उसके लिए एक और बुक तैयार की गई जिसको हमने नाम दिया SP 46। द नेम ऑफ बुक SP 46, दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो SP मीन्स स्टैंडर्डाइज, T फॉर प्रैक्टिस। जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होगी वहाँ पे 46 नंबर के स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। इट मीन्स यहाँ पे अब आप कंफ्यूज मत होना कि दो बुक है तो इनमें अब डिफरेंस क्या है। मैं फिर इसमें डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा आपको। दोनों बुक के स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? BIS 696 एंड SP 46। व्हाट इज दैट? अगेन आई रिपीट इट। BIS 696 की जो बुक है, BIS 69, BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो 696 नंबर की बुक है, दैट बुक इज पर्टिकुलर रिलेटेड विद द ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, बट दैट आल्सो रिलेटेड विद द सो मेनी स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री लेवल, नॉट इन स्टूडेंट लेवल। इज इट क्लियर? तो इसलिए यह डिसाइड किया गया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के सारे स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को अभी इस लेवल पे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट लेवल पे जिन स्टैंडर्ड की अभी जरूरत है इंजीनियरिंग ड्राइंग को फॉलो करने के लिए, उन स्टैंडर्ड को थोड़ा सेपरेट करके एक सेपरेट बुक बना दी जाए, और जिस बुक को हमने नाम दे दिया SP 46, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस 46। क्लियर? तो स्टैंडर्डाइज 46 के जो 100% स्टैंडर्ड हैं, यू कैन से the 100% standard from the in the SP 46 come from the BIS 696। क्लियर हुआ? मीन्स कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस 46 नंबर के 100% स्टैंडर्ड है, ऑल स्टैंडर्ड्स कम फ्रॉम वेयर? कम फ्रॉम द BIS 696। बट इफ यू कैन से 100% standard of the BIS 696 in SP 46? No. BIS 696 के 100% जो स्टैंडर्ड है वो SP 46 में नहीं है, उसमें से कुछ स्टैंडर्ड लेके SP 46 में डाल दिए जो स्टूडेंट्स लेवल पे अभी जिनकी जरूरत है, और बाकी सारे स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लेवल पे जो जरूरत है वो BIS 696 में है, and that all standard related with that with the engineering drawing subject। Is it clear? ठीक है ना? तो जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, अब ये स्टैंडर्ड्स होंगे क्या क्या?
ये स्टैंडर्ड्स वही स्टैंडर्ड्स हैं कि ड्राइंग के अप टू इन्फिनिटी व्यूज की हम बात कर रहे थे कि अगर क्यूब लाई इन ए प्लेस देन वी हैव अप टू इन्फिनाइट व्यूज ऑफ दैट क्यूब। क्लियर? तो फिर हम इंडस्ट्री लेवल पे कौन सा व्यू फॉलो करें, कौन सा व्यू ना फॉलो करें, यहाँ पे फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्लियर? कोई इंडस्ट्री कहेगी मैंने ये व्यू फॉलो करना है, कोई कहेगी ये करना है। जैसे इसके लिए अगेन आई पुट द एग्जांपल है, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे थे, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो इंडिया में हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे वो अब आगे चल के आपको क्लियर होगा ये भी क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूँ। इंडिया में हम फॉलो कर रहे थे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। व्हेन आई एम इन इंजीनियरिंग 1992, तो इंडिया में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फॉलो कर रहे हैं। आगे चल के बताऊंगा ये थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल होती है। तो इंडिया में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फॉलो कर रहे थे, बट इन द एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, लाइक जर्मन, इन कंट्रीज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो हो रही है। क्लियर? लेकिन इंडिया में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो फिर ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है क्या? दैट कम फ्रॉम द BIS 6 एंड SP 46। ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आई कहां से? BIS 696 और SP 46 से। ठीक है? तो नाउ इन दीज डेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की ग्लोबलाइजेशन होने के कारण अब इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही फॉलो होगी। ठीक? पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही फॉलो होगी। क्यों हम फॉलो कर रहे हैं? इसलिए ताकि अगर अमेरिका की ड्राइंग इंडिया में आगे रीड हो रही है या इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है, डिजाइन अमेरिका में हुआ है, बन इंडिया में रहा है, तो इंडियन इंजीनियर्स को उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है। जब इंडिया का प्रोडक्ट जाके जर्मन में बन रहा है तो जर्मन इंजीनियर्स को उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है। So due to globalization of the whole world, we follow the same standards in the whole world. Clear? Okay. And that standard comes from the BIS 696. तो इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि अप टू इन्फिनिटी यूज ऑफ द क्यूब, अब मैं दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ से शुरू हुए थे क्यूब के ऊपर, कि वी आर अप टू इन्फिनिटी व्यू ऑफ ए क्यूब। तो अप टू इन्फिनिटी व्यू में तो प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हमने यहाँ एक स्टैंडर्ड बनाया कि अप टू इन्फिनिटी व्यूज को कम करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाएंगे, मे बी दैट ड्राइंग ऑन द AutoCAD, मे बी ऑन द कंप्यूटर एंड मे बी ऑन द मैनुअली, मे बी ऑन द बोर्ड, मे बी ऑन द ड्राइंग शीट एंड मे बी ऑन द ड्राइंग बोर्ड। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाएंगे वो सारी की सारी ड्राइंग जो है वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम में बनाएंगे। क्लियर? अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम क्या आया कि व्हेन आई प्लेस ए ऑब्जेक्ट हियर सपोज एंड आई पास ए लाइट ओवर द ऑब्जेक्ट अप टू द पिक्चर प्लेन, तो मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पास की तो पिक्चर प्लेन तक उसका जो व्यू गया, उसकी जो शैडो गई, दैट शैडो इज द ड्राइंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट मींस व्हाट इज द ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट? द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस शैडो के कॉन्सेप्ट को भी मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूँ कि ये शैडो का कॉन्सेप्ट है क्या। थोड़ा सा मैं अपने लॉजिक से इसको समझाना चाहता हूँ आपको कि शैडो के कॉन्सेप्ट में ड्राइंग कैसे कवर होती है और एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर मैं शैडो के कॉन्सेप्ट को देखता हूँ सपोज इन द थिएटर, अगर हम थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर में क्या होता है हमारे पास? थिएटर में हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव होता है, वी आर ए नेगेटिव मीन्स पिक्चर फिल्म होती है वो, ठीक है, जो रोल के ऊपर उसको हम हिंदी में रील बोल देते हैं, पंजाबी में रील, जिसके ऊपर पूरी पिक्चर लगती है। तो यहाँ पे थिएटर में आपके पास वो नेगेटिव होता है, फिल्म का नेगेटिव होता है, और यहाँ पे प्रोजेक्टर से लाइट सोर्स से लाइट पास होने लगती है। मैं तो थोड़ा इसलिए पता है क्योंकि मैंने थिएटर में एक दो बार फिल्म भी रन की है कैसे होती है। तो यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो यहाँ से हम ये जो लाइट रेज जा रही होती है इस एंगल में जा रही होती है, लाइक दैट इन द इंक्रीजिंग एंगल, लाइक दिस। तो जैसे जैसे
ये आगे बढ़ती जाती हैं, रेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है एंगल इंक्रीज होता जाता है, यू कैन सी इट। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो यहाँ पे इस फिल्म की लेंथ जो है, जो हाइट जो है वो इतनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखता हूँ तो इसकी हाइट इतनी हो जाएगी, और अगर यहाँ पे एंड पे देखता हूँ तो इसकी हाइट मुझे कितनी मिलेगी। तो एक्चुअली इस प्रोजेक्टर की रेस की जो सेटिंग है वो इस तरह से की जाती है कि ये टॉकी के पर्दे के ऊपर वाले हिस्से पे जाके फिर रहा है और ये टॉकी के पर्दे के नीचे वाले हिस्से पे जाके फिर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 इंच का नेगेटिव है मैक्सिमम, यहाँ पे हमारे पास 20 फीट या 15 फीट या 25 फीट का नजर है। तो इसीलिए उस नेगेटिव उस फिल्म के ऊपर जो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हीरो है, अमिताभ बच्चन साहब सपोज, यहाँ पे जो 2 इंच हाइट में दिख रहे हैं नेगेटिव के ऊपर फिल्म में, यहाँ पे हमें ये 20 फीट हाइट में नजर आएंगे। यू कैन से एनी हीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतनी हाइट में नजर आएंगे। तो इसीलिए तो अगला इसका, तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 इंच की हाइट थी जो फिल्म थी वो यहाँ पे 20 फीट हाइट पे नजर आई इस वॉल पे। तो इट मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कि हमें बड़ी फिल्म छोटी फिल्म का जो नेगेटिव से जो शैडो है वो बड़ी शैडो कैसे नजर आती है, ठीक है। बट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे जो लाइट रेज है दैट इज नॉट एन ऑर्थोग्राफिकली, दैट इज इन द इंक्रीजिंग एंगल, क्लियर। और लेकिन जो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइट रेज डालेंगे वो हम ऑर्थोग्राफिकली डालेंगे, मींस 90 डिग्री डालेंगे। आई चेंज द डिफरेंट मार्कर ताकि आपको ये चीज समझ आए, डिफरेंट कलर मार्कर। तो इट मींस अगर मैंने ये ग्रीन लाइंस के साथ शो किया कि ये हमारी लाइट रेज जा रही है, तो अगर ये ग्रीन लाइन वाली लाइट रेज जा रही है ऐसे हमारे पास लाइक दिस फ्रॉम दिस शैडो सोर्स, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी नेगेटिव की लेंथ थी हमारे पास इस L1 डिस्टेंस पे भी हमारे पास ये सेम रही, यू कैन सी। L2 डिस्टेंस पे भी ये हमारे पास सेम रही एंड L3 डिस्टेंस पे भी हमारे पास ये सेम है, यू कैन सी इट इन द L1 L2 एंड L3। इट मींस जो हमारे पास L0 पे थी उसकी फिल्म के ऊपर लेंथ वो L1 पे भी सेम रही, L2 पे भी सेम रही और L3 पे भी हमारे पास सेम रही वो लेंथ, यू कैन सी हियर, क्लियर। सो इट मींस दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थो मींस व्हाट इज द ऑर्थो? ऑर्थो मींस 90 डिग्री, ऑर्थो मींस 90 डिग्री and projection because we take the rays, we take the projections like that, ठीक है। so rays through the projection lines, so due to that we said that is the orthographic projection। तो it means ऑर्थो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने ऑर्थोग्राफिक कंसेप्ट का फंडा लिया और ऑर्थोग्राफिक कंसेप्ट में हमने ये देखा कि when we pass the 90 degree light over the object up to L1 L2 or maybe L3, the length of the object is same, the length of the object is same, or you can say the height of the object is same। तो जितनी L0 पे थी उतनी H1 है, जितनी L0 पे H1 थी उतनी L1 पे H1 है और सेम L2 पे भी H1 है और L3 पे भी H1 है। तो सेम height object की रही when we see the object in the orthographic projection। Is it clear? So this is the reason according to standard. This is the reason according to SP 46 and BIS 696 standards in the engineering drawing why we take the orthographic projection of the object. Clear? ताकि ऑब्जेक्ट का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऑब्जेक्ट का जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया है हमें उतना ही एग्जैक्ट नजर आए। उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि वी सी द ऑब्जेक्ट ऑन द 90 डिग्री अप टू द पिक्चर, क्लियर, अप टू द पिक्चर। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैंने इस लाइट को सोर्स से लाइट पास की तो जितना इसका एरिया यहाँ पे है उतना ही एरिया मुझे पिक्चर प्लेन के ऊपर जाके नजर आएगा। इज इट
So this is the reason why we take the orthographic projection. Clear? तो हम अब अप टू इन्फिनिटी व्यू से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले लेना कैसे है, ऑब्जेक्ट की पिक्चर कैसे आती है। तो ऑब्जेक्ट की पिक्चर के हम बारे में हम बात कर चुके थे। When we pass the light over the object up to the picture plane, ठीक है, and we take the shadow of the object, that is the drawing of the object। तो ड्राइंग यहाँ तक क्लियर होगी। अब उस ड्राइंग के अप टू इन्फिनिटी व्यू से हमने कितने व्यू लेने हैं उसके कंसेप्ट के लिए हमने कवर किया आगे। इन्फिनिटी व्यू को खत्म करके हमने ये कवर किया कि वी सी द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अप टू द पिक्चर प्लेन। तो उस कंसेप्ट से हमारे पास अप टू इन्फिनिटी व्यू से ये हुआ कि अब इफ आवर ऑब्जेक्ट इज इन 3D मींस 3 डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशन में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर हम उसको देखते हैं तो वी हैव मैक्सिमम 6 व्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम इस 6 व्यू को अगेन कवर करते हैं और थोड़ा 3D को कवर करते हैं कि ये क्या है। तो पहले तो अगर मैं उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कवर करूं दोबारा थोड़ा कि वी पास द 90 डिग्री लाइट अप टू द पिक्चर प्लेन। तो 90 डिग्री मैंने लाइट पास की अप टू द पिक्चर प्लेन। तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट की शैडो आएगी दैट इज इट्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने 90 डिग्री लाइट पास की तो मेरे पास, अब अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि मेरे पास इसका एक ये स्क्वायर व्यू दिखा फ्रेंड्स, सपोज लाइक दिस। Your object is here and you pass the 90 degree light over the object up to the picture plane. Over the object up to the picture plane, and this is from which side? Front side. This is from which side? Front side. So due to front side, that is view is which view? Front view of the object. So suppose our object is a cuboid or cuboid box or maybe a cube, then that is the front view of the object, that is its scale. Clear? फिर समझो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री में इसके ऊपर लाइट पास कर रहा हूँ और 90 डिग्री लाइट पास करने के कारण ऑब्जेक्ट की ये जो शैडो पिक्चर प्लेन में बन रही है दैट इज इट्स फ्रंट व्यू। ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा शैडो, दैट इज इट्स फ्रंट व्यू। ऐसे अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा और मैंने टॉप से 90 डिग्री लाइट पास की, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पड़ा है तो टॉप से 90 डिग्री लाइट पास की तो इट्स टॉप व्यू अगेन व्हाट, दैट इज इट्स स्केल। तो वो टॉप व्यू की 90 डिग्री जो लाइट पास की वो शैडो नीचे कहाँ चली जाएगी, नीचे टेबल पे चली जाएगी। वो शैडो इज ऑन इट्स टेबल लाइक दैट। तो टेबल पे आएगी एंड दैट इज विच व्यू, टॉप व्यू। तो अगर मैंने टॉप से लाइट पास की तो वो नीचे व्यू जा रहा है, तो इसलिए सपोज मैं उस व्यू को नीचे रख रहा हूँ। और क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बाद में फिर बात करेंगे अभी डिटेल में। सो दिस इज इट्स टॉप व्यू। तो टॉप स्पेस देखा क्यूब का। ऐसे मैंने बॉटम से लाइट पास की तो इसका बॉटम व्यू कहाँ जाएगा, ऊपर रूफ के ऊपर, छत के ऊपर कहाँ देगा, ऐसे बॉटम व्यू। तो ऊपर देखा तो इसलिए बॉटम व्यू भी क्या है इसका, दैट इज अगेन स्केल। तो इट्स बॉटम व्यू। तो यहाँ पे मैंने स्केल बना दिया कि इट्स बॉटम व्यू। और यू कैन से यस रेयर व्यू, रेयर व्यू नॉर्मल हम इसको बोलेंगे, बॉटम व्यू रेयर व्यू। क्लियर? ऐसे नो नॉट रेयर व्यू, सॉरी, दैट इज अगेन बॉटम व्यू, ओनली बॉटम व्यू। ठीक है, रेयर बैक साइड का। तो ऐसे अगर मैंने इसके इस तरफ से लाइट पास की मैंने इसको फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज इट्स विच व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से लाइट पास की तो वो सामने वाली वॉल के ऊपर व्यू जाएगा इसका, उस वॉल के ऊपर, दिस साइड ऐसे। तो उस वॉल के ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे इसका रख दिया दिस व्यू इज सपोज इट्स लेफ्ट हैंड साइड व्यू मींस लेफ्ट। ठीक है, बिकॉज द लेफ्ट व्यू इज अगेन इट्स ए स्केल। ऐसे मैंने इधर से लाइट पास की साइड व्यू से, इधर से, सो दैट इज द राइट हैंड साइड व्यू। और इधर देखा, इस तरफ देखा एंड दैट इज अगेन स्केल। तो इसलिए मैंने इसको इस तरफ ड्रॉ कर दिया कि दिस इज इट्स विच व्यू, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, सो राइट व्यू। क्लियर? अब इसके कितने व्यू आ गए हमारे पास, इसके हमने देखा तो हमारे पास 5 व्यू आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन क्यूब के कितने व्यू हैं, क्यूब के 6 व्यू हैं इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और अप टू इन्फिनिटी, अप टू व्यू
When the cube lies in space and we will not see in orthographic projection, then we have the up to infinite views. But when we see the orthographic projection, as per orthographic projection, we have the 6 views. So up to here we have how many views? 5 views: front, bottom, top, left hand view and right hand view. और लास्ट कौन सा बचा? बैक व्यू. बैक व्यू. तो बैक व्यू को नॉर्मली हम ये बोलते हैं रियर व्यू, क्योंकि फ्रंट से तो लाइट इधर से पास की, बैक इसका ये होगा. जैसे मेरा फ्रंट आपको ये दिख रहा है और बैक ये दिखेगा. क्लियर? तो इट मींस फ्रंट से तो लाइट इधर से पास की और बैक व्यू इसका ये होगा. तो बैक व्यू इज द रियर व्यू. ठीक है? गाड़ी के मिरर पे भी लिखा होता है दैट इज रियर व्यू. रियर व्यू मींस पीछे से जो व्यू दिख रहा है, रियर व्यू. तो रियर व्यू का कॉन्सेप्ट ये है, या तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से साथ ड्रॉ कर देते हैं या राइट हैंड साइड के साथ, वो भी आगे चल के बताऊंगा क्यों. सो दैट इज द रियर व्यू. R1 कर देता हूँ, ये आगे सेम हो जाएगी. तो R1 इज द रियर व्यू. तो वी हैव अप टू 6 व्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पास 6 व्यू नजर आएंगे. ठीक है? अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की शैडो लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दैट शैडो वी हैव द डिफरेंट 6 व्यू एज पर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. इज इट क्लियर? लेकिन अब ये 6 व्यू कहां से चल के आए हमारे पास? अप टू इन्फिनिटी व्यूज. हमारे पास अप टू इन्फिनाइट व्यूज थे. अगर अप टू इन्फिनाइट व्यूज लेंगे तो हमें किसी को ड्राइंग क्लियर नहीं होगी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है? सबको प्रॉब्लम रहेगी कि इसका व्यू कैसा आ रहा है, ये व्यू क्यों ऐसा शो कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का व्यू ऐसा क्यों शो कर रहा है, और सपोज कोई और थर्ड पार्टी ऐसा क्यों शो कर रही है. तो अप टू इन्फिनाइट व्यूज को कवर करने के लिए हमने BIS 696 और SP 46 में एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे या जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे तो हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर ही उसको कवर करना है. और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम इज व्हाट व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट 90 डिग्री अप टू द पिक्चर. जब हम ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री देखेंगे, दैट इज द व्यू and that view under the orthographic projection. Clear? Okay. ठीक है. थैंक यू डॉक्टर साहब. बहुत सारे लोग हमें आउट ऑफ स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास. तो वी हैव द अप टू इन्फिनाइट व्यूज व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ओके. तो इन्फिनाइट व्यू से हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम को जब हमने फॉलो किया तो इन्फिनाइट व्यू से हम कहां पे पहुंच गए? इन्फिनाइट व्यू से हम पहुंच गए ऑर्थोग्राफिक व्यू तक. अब ऑर्थोग्राफिक व्यू में अगेन वी हैव द 6 व्यू. इसको भी हमने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में 6 व्यूज देने की जरूरत नहीं है. when the object is complicated then sometimes we give the other views with that. ठीक है? अदर व्यूज कौन से वो भी बताऊंगा. अदर व्यूज इन्हीं में से होंगे, लेकिन कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो बताऊंगा. लेकिन पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ 3 व्यू तक लेके चलूंगा. सो इट मींस आई से व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड देन द वन व्यू इज सफिशिएंट. अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिक को थोड़ा सा चेंज करता हूँ अपने अकॉर्डिंग. व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड. सपोज अगर एग्जांपल दूं आपको कि वी हैव अ सिलेंडर. सपोज तो सिलेंडर हमारे पास क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेल है सिर्फ, और इसमें 2 अलग व्यू तो जरूर आएंगे. फ्रंट व्यू इसका रेक्टेंगल आएगा, टॉप व्यू भी रेक्टेंगल आएगा, लेकिन साइड व्यू सर्कल आएगा. लेकिन सिलेंडर सबको पता है कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट होता है. तो उसमें सिंपल आप एक रेक्टेंगल व्यू देकर भी यहाँ पे अगर इसका ले लेते हो कि लेंथ इतनी है L1 है और इसका डाया सपोज 20 या 30 जितना दिया है, तो देन इजीली शो दैट इज सिलेंडर. नो नीड. अगर ड्राइंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है बंदा तो उसको क्लियर हो जाएगा एक ही व्यू से कि दैट इज सिलेंडर. सपोज ऐसे कोन है तो एक ही व्यू से क्लियर हो जाएगा दैट इज अ कोनिकल ऑब्जेक्ट. कोन है. क्लियर? बट when the object is complicated or sometimes not every time complicated, sometimes the person is not having much knowledge about the engineering drawing.
तो उस केस में हमें व्यू को देना जरूरी हो जाता है साथ, ताकि वो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लिकेशन को समझ ले या ऑब्जेक्ट को समझ ले कि ऑब्जेक्ट है कैसा। क्लियर? तो सपोज सिंपल ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ फिर उसी क्यूब पे। तो ऑब्जेक्ट इज सपोज वी हैव अ क्यूब ओनली, ठीक है। तो क्यूब में अगर मैं देखता हूँ तो 6 व्यू देने की जरूरत नहीं है, 6 व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 3 व्यूज आर सफिशिएंट। क्यों 3 व्यू आर सफिशिएंट? अगर मैं देखता हूँ, अगर हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं पहले तो, अब हम थोड़ा 3D के ऊपर वर्क करेंगे। ये लेक्चर पहला थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा लेने वाला है ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो पहले हम 3D के ऊपर कवर करेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, तो अगर मैंने इसको फ्रॉम आई कैरी फ्रॉम हियर टू हियर, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको कैरी किया सपोज, ठीक है, आई कैरी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जिनके भी कमेंट आ रहे हैं प्लीज आप सेक्शन बॉक्स में लिख दो। मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर लेने के बाद आपके कमेंट्स का आंसर आपको पर्सनली दे दूंगा। तो सपोज अगर हम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इसको अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो वी हैव सम डायमेंशन, इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। ऐसे ही बी से लेकर सी तक मेजर कर रहा हूँ, वी हैव अगेन सम डायमेंशन। सी से लेकर डी तक मेजर कर रहा हूँ तो ये डायमेंशन होगी। तो इट मीन्स फ्रंट में मुझे कौन सी 2 डायमेंशन दिख रही है, ए टू बी और बी टू सी। 2 डायमेंशन दिख रही है, ए टू बी और बी टू सी। फ्रंट में यही है। तो सपोज दैट इज इन द फ्रंट व्यू ए टू बी एंड बी टू सी, 2 डायमेंशन दिख रही है। और नो डाउट डी भी है, तो क्यूब है तो इसलिए जितना ए टू बी है उतना बी टू सी होगा, और जितना बी टू सी है उतना ही बी टू ए होगा। तो 2 डायमेंशन नॉर्मली हमें दिखी, एंड दैट डायमेंशन यू कैन सी दैट इज लेंथ एंड हाइट, एल एंड एच, लेंथ एंड हाइट। ऐसे अगर मैं इसको अब देखता हूँ सपोज बैक व्यू से, बैक व्यू से अगर मैं देखता हूँ इसको, तो बैक व्यू मीन्स रियर व्यू। रियर व्यू में भी रियर व्यू की एग्जाम्पल यहाँ से समझाता हूँ मैं। जितना मार्कर आपको फ्रंट में एल दिख रहा है, मार्कर जितना आपको फ्रंट में एल दिख रहा है, उतना ही बैक में भी उतना ही एल दिखेगा, उतनी लेंथ दिखेगी मार्कर की। यस, तो इट मीन्स रियर व्यू हमारे पास ये था, दिस वन इज द राइट हैंड, ये था रियर व्यू। तो जितनी इसकी लेंथ फ्रंट में दिख रही है उतनी ही बैक में दिख रही है। तो इट मीन्स बैक में भी ये कितना दिख रहा है, सपोज अगर मैं यहाँ पे सेम वही वर्डिंग ले लूँ ए टू डी एंड सपोज बी टू सी, तो बैक में भी ये हमें एच एच और एल एल नजर आ रहा है, बैक में भी एच एच और एल एल नजर आ रहा है। सपोज अगर मैं आपको अपनी बॉडी की एग्जांपल देता हूँ, तो जितनी हाइट मेरे को फ्रंट में दिख रही है सपोज 5 के करीब, अगर बैक से देखते हो तो उतनी हाइट दिखेगी बैक से भी 5 के करीब। तो इट मीन्स सेम, दैट इज द फ्रंट एंड बैक, द हाइट इज सेम। ऐसे जितना मैं फ्रंट से आपको दिख रहा हूँ लेंथ शोल्डर टू शोल्डर, इतनी बैक से भी शोल्डर टू शोल्डर नजर आ रही है। तो सेम जो हमारे पास एल थी दैट इज सेम। क्लियर? तो इट मीन्स अगर हम देखें फ्रंट और रियर में दोनों लेंथ हमें दिख रही है सेम। क्लियर? ऐसे ही इसको थोड़ा डेप्थ में जाके समझो, है तो इजी बट डेप्थ में जाके समझो ताकि इजी और इजी हो जाए आपके लिए। तो जितना ऐसे ही हमारे पास ये बॉटम व्यू है, अब अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो जितना ए टू बी हमें एल दिख रहा था फ्रंट में, उतना ही बॉटम में भी नजर आ रहा है। जितना फ्रंट में ए टू बी था उतना ही बॉटम में व्यू में भी नजर आ रहा है। सो दिस इज द बॉटम व्यू। ठीक है, अगर मैं इसी लैंग्वेज को लेता हूँ तो बी ए टू बी उतना ही नजर आ रहा है। ठीक है, और इधर मुझे नजर आ गया इधर ए टू बी, और ये दिखा फ्रॉम दिस साइड दैट इज बी टू सी, और ये सपोज पीछे के व्यू चले जाएंगे, सी टू सपोज ई ले लो और ए टू एफ ले लो सपोज ऐसे। तो इट मीन्स बॉटम में हमारे पास लेंथ तो सेम दिखी, बॉटम व्यू में लेंथ तो सेम दिखी, लेकिन अब हमारे पास हाइट में दिखी। हाइट बॉटम में क्या होगी, कंसाइड 90 डिग्री होने के कारण ए पॉइंट जो है, जब जो हमारे पास यहाँ पे डी पॉइंट था वो ए के ऊपर कंसाइड हो गया, तो हाइट जो है वो 0 होगी इन द बॉटम में। लेकिन साथ साथ क्या दिखी इसकी ब्रेड्थ दिखी, एंड यू कैन सी आल्सो विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, so that is in the bottom view width suppose। तो बॉटम में देखिए एल एंड width, और ऐसे अगर इसमें हम टॉप में ले लेते हैं तो जितना बॉटम दिखा हमारे पास उतना ही टॉप दिखा सेम हमें। तो टॉप में भी हमारे पास एल और डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया टॉप व्यू। क्लियर? अब हम बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू में भी जितना मैं फ्रंट में आपको दिख रहा हूँ उतना ही साइड से देखते हैं, उतना ही साइड से भी उतना ही दिखूंगा।
तो साइड व्यू में भी हमारे पास हाइट सेम रही, लेकिन साइड व्यू में अब क्या हुआ कि ये जो शोल्डर टू शोल्डर था ये कोइंसाइड होकर 0 हो गया, और जितनी विड्थ है ऑब्जेक्ट की वो साइड में नजर आनी शुरू होगी। सो दैट इज हाइट एंड विड्थ, एंड ऐसे इन दैट साइड हाइट हाइट एंड विड्थ। तो अगर मैं ये 6 के 6 व्यू को फॉलो कर रहा हूँ, 6 के 6 व्यू को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने कौन कौन सी इनमें डायमेंशन फॉलो की? मैंने इसमें D1 फॉलो की, L, D2 फॉलो की, H, और D3 फॉलो की मैंने W। You can see in the all views, only we follow the 3 lengths, 3 dimensions. Which are 3 dimensions? Length, height, and width. And you can also say width, for sometimes we say breadth. So we follow the D1, D2 और D3. तो D1, D2 और D3 6 के 6 व्यू में मैंने D1, D2 और D3 फॉलो किया, लेकिन उनकी व्यू के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है। सॉरी, तो व्यू के अकॉर्डिंग उनकी D1, D2 और D3 की पोजीशन चेंज हो रही है, क्लियर? लेकिन D 3 डायमेंशन में फॉलो हो रहा है, तो D कितने में हमारे पास? D है हमारे पास 3, डायमेंशन कितनी है? 3, L, H एंड W, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या, हम ये पहले तो इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दें यहाँ पे, इसीलिए हम ये चीज फॉलो करते हैं, ऑल सॉलिड्स अंडर द 3D, ठीक है? जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी आप हमारे पास में भी दैट ऑब्जेक्ट फॉलो फ्रॉम द इनर साइड, इट मींस जो हमें सॉलिड की तरह नजर आ रहे हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अंडर 3D। 3D concept समझ आया? Why we say 3D and again? Because we follow the 3 dimensions in that object. So all solid objects under the 3D because इसमें 3 dimensions रहेंगे। कौन कौन सी? L, H and W। तो अब अगर हम देखें कि 6 के 6 में H, L and W हो रही है, तो फिर 6 को फॉलो करने की क्यों जरूरत है? Follow that point। 6 अब फिर SP46 या BS696 के कॉन्सेप्ट जिसने बनाए, उस इंजीनियर ने फिर ये देखा, जब उनकी टीम ने फिर ये देखा कि अगर 6 की 6 डायमेंशंस की हमें नजर आ रही है 6 व्यूज में, तो फिर 6 व्यू फॉलो करने की क्यों जरूरत है? तो उन्होंने कहा इफ आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मच कॉम्प्लिकेटेड, देन द 3 व्यूज आर सफिशिएंट फॉर शो द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? 3 व्यू सफिशिएंट है ऑब्जेक्ट की डिटेल शो करने के लिए, ठीक है? ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आपको ड्राइंग की बहुत अच्छी नॉलेज है तो 3 व्यू से ही क्लियर हो जाता है, सारा हिडन लाइन वगैरह से कवर हो जाता है, ठीक है? बट सम जब ऑब्जेक्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस केस में हमें दूसरे व्यू फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हम 6 में से कौन से 3 व्यू ले, कौन से 3 व्यू छोड़े? 6 व्यू में से कौन से 3 व्यू हम फॉलो करें, कौन से 3 व्यू हम छोड़े, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे थोड़ा। तो नॉर्मली अगर हमने देखा कि फ्रंट व्यू इज द मेजर व्यू, तो अगर हम वी आर ह्यूमन बीइंग ना, तो हम अपनी बॉडी की तरह लेते हैं कि हम फ्रंट को ज्यादा अहमियत देते हैं, है ना? नॉर्मली अगर आपने किसी को अपनी स्नैप की किसी को दिखानी है, भेजनी है, तो आप फ्रंट व्यू की स्नैप ही लेके भेजते हो, बैक व्यू को नहीं लेके भेजते, नॉर्मली फॉलो द फ्रंट व्यू। तो हमने क्या किया कि वो फॉलो द फ्रंट, हमने फ्रंट को फॉलो किया, ठीक है? फ्रंट को फॉलो कर लिया, और रियर व्यू को अभी फिलहाल हमने छोड़ दिया कि रियर व्यू ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर दोनों व्यू सेम है, फ्रंट और रियर सेम है, तो फ्रंट व्यू इज सफिशिएंट फॉर शो द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इजी है टॉप से देखना। अगर आप कोई गाड़ी भी लेने जाते हो, कोई कार लेने जाते हो सपोज, तो नॉर्मली अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कार में सबसे पहले आप क्या देखते हो? कार का फ्रंट व्यू देखते हो, कार की डिक्की टुक्की तो बाद में देखते हो आगे कैसी है, पहले फ्रंट व्यू देखते हैं, ठीक है? तो हमने फ्रंट व्यू को फॉलो किया और बैक व्यू को, रियर व्यू को अभी हमने छोड़ दिया। ऐसे ही कार को देख रहे हो तो कार नॉर्मली आपको छत ही दिखती है पहले, हम ऐसा तो नहीं कि अगर गाड़ी लेने जा रहे हैं तो गाड़ी के नीचे घुस के भी देखते हैं कि गाड़ी नीचे से कैसी है। हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बहुत ही हम टेक्निकल पर्सन है, तब हम देखते हैं, तो नॉर्मल पर्सन गाड़ी की छत ही देखते हैं, ठीक है? तो हमने टॉप व्यू को फॉलो कर दिया और जो बॉटम व्यू है उसको हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में डायमेंशन सेम है। छोड़ क्यों रहे हैं? इसका भी रीजन है, छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि फ्रंट में भी लेंथ और हाइट दिख रही है और
रियर व्यू में भी लेंथ और हाइट दिख रही है, दोनों डायमेंशन दोनों व्यू में दिख रही है, लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट। तो इसलिए हमने फ्रंट को ले लिया, रियर को छोड़ दिया। ऐसे टॉप में लेंथ और विड्थ दिख रही है, बॉटम में भी लेंथ और विड्थ दिख रही है, तो हमने टॉप को ले लिया, बॉटम को छोड़ दिया। इज इट क्लियर? टॉप को ले लिया, बॉटम को छोड़ दिया। इसलिए अब लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है इंजीनियरिंग में कि वन टेक दैट। ऐसा नहीं कि अपने आप ये स्टैंडर्ड बना दिया कि ऐसे। तो अब बात बची राइट व्यू और लेफ्ट व्यू। तो इसके लिए प्रैक्टिकली एक सिंपल और एग्जांपल देता हूँ। आप टेलर के पास जाते हैं अपनी शर्ट स्टिच कराने, है ना, तो वो आपको क्या कहता है कि अपनी बाजू का नाप, तो आप कोई भी बाजू कर लेते हो, लेफ्ट को मे भी राइट, उसका नाप ले लेता है। ऐसा तो नहीं टेलर कहता कि नहीं लेफ्ट का नाप अलग दो, राइट का अलग दो, दोनों अलग अलग लेंथ की नो, ठीक है। तो इसलिए हम जो व्यू हमें लेफ्ट और राइट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी लगेगा उस व्यू को हमने ले लिया और दूसरा छोड़ दिया। और इसमें लेफ्ट और राइट में अगेन कॉन्सेप्ट है, टॉप और बॉटम में भी अगेन कॉन्सेप्ट है कि हम कौन सी एंगल का प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग भी हमें व्यू छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हमने कोई एक व्यू ले लिया लेफ्ट और राइट में से जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो दूसरा इजी है उसको छोड़ दिया। इज इट क्लियर? तो मैंने सपोज लेफ्ट व्यू ले लिया, राइट को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा इसमें नहीं? क्योंकि इसमें भी हमें राइट में भी हाइट और विड्थ दिख रही है और लेफ्ट में भी हाइट और विड्थ दिख रही है। क्लियर? तो इसलिए मैंने लेफ्ट को ले लिया और राइट को छोड़ दिया, ना राइट को ले लिया लेफ्ट को छोड़ दिया। इज इट क्लियर? सो इट मींस इन तीन व्यू में फ्रंट, टॉप और साइड, तीनों व्यू में ऑब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, यू कैन इजीली शो द होल डिटेल ऑफ योर ऑब्जेक्ट विद द हिडन लाइंस if you have the proper knowledge about the drawing, if you have proper knowledge about the engineering drawing concepts. क्लियर? तो तीन व्यू में आपका ऑब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप उसको शो कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट मैं ये शो कर रहा हूँ, सपोज आपको सिंपल कॉम्प्लिकेटेड कि सपोज हमारे पास ये कट होकर एक फ्यूज है, फ्रंट से ये ऐसा देख रहा है, फ्रंट व्यू है इसका, यू कैन सी क्लोजली फ्रंट व्यू आपको इसका ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका बैक व्यू, रियर व्यू आपको ऐसा दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज द कॉम्प्लिकेशन इन द ऑब्जेक्ट। मींस फ्रंट आपको ऐसा दिखा, ठीक है, और रेयर आपको उसका ऐसा दिखा, ठीक है। अब इसका टॉप सेम है, टॉप प्लेन है और बॉटम भी प्लेन है, तो हमने टॉप को ले लिया, बॉटम छोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन फ्रंट और रेयर में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। यू कैन सी अगेन दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज, अब फ्रंट में जो कैविटीज और जो होल दिख रहे हैं आपको, वो रियर में वो कैविटी और होल्स सेपरेट है। इज इट क्लियर? तो इस केस में व्हेन यू हैव नॉट नॉलेज अबाउट द डेप्थ ऑफ द ड्राइंग, तो हमें फ्रंट भी शो करना पड़ेगा और हमें रियर भी शो करना पड़ेगा, ताकि वेंडर को ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई डिफिकल्टी ना हो। क्लियर? क्योंकि आप फिर देखो फ्रंट में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है और रियर व्यू में डिफरेंटली अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, कैविटीज अलग है, स्लॉट्स अलग है रियर, और फ्रंट में कैविटी डेप्थ और स्लॉट डेप्थ और कंपोनेंट्स अलग दिख रहे हैं। लेकिन टॉप और बॉटम दोनों सेम है, तो हमने एक उनमें से टॉप ले लिया एज पर स्टैंडर्ड, बॉटम छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइड दिखाऊं तो साइड दोनों सेम है, देखो साइड यू कैन अगेन सी साइड लेफ्ट भी सेम है और राइट भी सेम है, साइड दोनों सेम है। तो आपने एज पर प्रोजेक्शन इसमें लेफ्ट बनती है तो लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दोगे, राइट बनती है तो राइट ड्रॉ कर दोगे, और साइड दोनों ड्रॉ करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड सेम है। ऐसे टॉप और बॉटम पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन फ्रंट और रेयर आपको इस केस में दोनों ड्रॉ करने हैं। Is it clear? So this is a very good example of about the object complications and which view we want to draw and which view we not draw and not required as per the concept as per the drawing. Clear? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है लाइक दैट कट आउट दैट है व्यूज, तो आप सिंपल 3 व्यूज आर सफिशिएंट फॉर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब अगर ये सपोज यही ड्राइंग जो है सपोज किसी फ्यूज की होती, तो इस केस में फिर मैं क्या करता, जब आप क्या करते, इस केस में आप फ्रंट टॉप ड्रॉ कर देते, टॉप ड्रॉ कर देते,
यस फ्रंट और टॉप ड्रॉ कर सकते हैं और यस फ्रंट और टॉप बॉटम की जरूरत नहीं और लेफ्ट और राइट दोनों सेम है तो आपने लेफ्ट ड्रॉ कर दिया। लेकिन इस केस में तीनों के साथ आपको रियर व्यू भी ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लिकेशन वेंडर को इजीली समझ आ जाएगी। ओके फिर आई अगेन रिपीट, फ्रंट कुछ अलग दिख रहा है और रियर कुछ अलग दिख रहा है, तो इस केस में फ्रंट के साथ रियर व्यू ड्रॉ करना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि उसको और इजीली क्लियर हो जाए व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एज पर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम ऑर्थो। सबसे पहले मैं अगेन रिपीट रिकैप्चर जो आज हमने कवर किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या है, उसमें क्लियर किया था। फिर हमने ये कवर किया कि इफ आवर ऑब्जेक्ट लाई इन ए स्पेस देन वी हैव टू अप टू इन्फिनिटी व्यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फिर हमने ये कवर किया कि इन्फिनिटी में से हम कहाँ तक पहुंचे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तक पहुंचे और क्यों पहुंचे, उसमें पिक्चर का कॉन्सेप्ट ये दिया, थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया हमने कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते क्यों है, फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट व्यूज कैसे आए हमारे पास और डिफरेंट 6 व्यूज कैसे आए और डिफरेंट 6 व्यू को में से कौन से 3 व्यू हमने सेलेक्ट किए और 3 व्यू के साथ कौन सा व्यू है जिसकी डिटेल देनी जरूरी हो जाएगी, वही व्यू की डिटेल 3 के साथ और दे देंगे। दोज व्यूज आर कॉम्प्लिकेटेड, ताकि वेंडर ने जो भी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको इजीली समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऐसा दिखेगा जो दिखना चाहिए। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके जो भी जिग्स बनाएगा, पिक्चर बनाएगा या मशीन्स बनाएगा या मैथड को वो फॉलो करेगा। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग मैथड को फॉलो करेगा। ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैंने बेस बनाया है ड्राइंग का कि एक्चुअली ड्राइंग है क्या, ज़रूरत क्यों है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स मैं अभी फेसबुक पे ही दूंगा, उसके बाद फिर आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक पे जो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर लेना। ताकि सभी लोगों के काम का तो है नहीं, फेसबुक पे जितने भी लोग हैं उन सभी के काम का है नहीं ये लेक्चर। दैट लेक्चर इज स्पेशली फॉर द engineering students, those are studying in the ITIs, डिप्लोमा कॉलेजेस, बीटेक कॉलेजेस और कोई भी इंजीनियर से इंजीनियरिंग से रिलेटेड है पर्सन, या आजकल तो बहुत सारे ऐसे पर्सन भी आ गए हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग उनका बेस बनता जा रहा है। जैसे आपको बताऊं कि हम इसमें कैड करवाते हैं, इसमें कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग कराते हैं, तो उसमें हमारे पास ज्वेलरी डिज़ाइन आया है, तो उसमें बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं उनका इंजीनियरिंग बेस नहीं है लेकिन ज्वेलरी डिज़ाइन भी कर रहे हैं आजकल वो, और उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। फिर हमारे पास जो नए सॉफ्टवेयर कैड के आए हैं उसमें आए हैं हमारे पास जैसे डेंटल कैड आ गए हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आजकल कैड यूज़ कर रहे हैं, उनका भी ड्राइंग का बेस थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तभी वो कैड डेंटिस्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डेंटल को दे पाएंगे। और जो भी आपका टूथ है, जो भी आपका पूरा चबाना है, उसको पूरे को डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कैड के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले आपकी ड्राइंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज आपको डेप्थ में नहीं है, डिटेल में नहीं है, यू कांट ड्रॉ ए बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ना तो ड्रॉ कर पाओगे ना ही डिज़ाइन कर पाओगे व्हेन यू हैव नॉट नॉलेज एंड नॉट नॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बेसिक्स ड्राइंग, ठीक है। तो जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं है तब तक आपको थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो बेटर है कि आप इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोरोना चल रहा है, इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ आजकल। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो भी इंटरेस्टेड है इसी वीडियो में अपना लिंक सेंड कर देना या मैसेज सेंड कर देना फ़ोन नंबर, तो नेक्स्ट क्लासेस का आपको लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।